उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक तहसील है घाटमपुर और यहाँ घाटमपुर नगर पालिका परिषद में एक महिला कर्मचारी तैनात है और इस महिला कर्मचारी का एक पुलिस कांस्टेबल से मिलना होता है और इस मुलाकात में ये महिला कर्मचारी उस पुलिस कांस्टेबल की तरफ जब देखती है, मिलती है तो एक दूसरे को वो दिल दे बैठ अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है और जैसे ही उस महिला कर्मचारी के पति को ये बात जानकारी में आती है कि हमारी पत्नी का एक पुलिस वाले के साथ अफेयर हो रहा है, शुरू हो गया है, तो वो अपने पत्नी के आगे पीछे रहने लगता है। बीच बीच में वो अपनी पत्नी से गुस्सा भी हो जाता है, उससे समझाने की कोशिश करता है और इतना ही नहीं, उसने उसके प्रेमी पुलिस वाले से इस बात का विरोध किया और जब विरोध किया तो पुलिस वाले को भी निश्चित रूप से गुस्सा आना था और उसने इस महिला के पति को बुरी तरीके से मारा, टार्चर किया और उसके ऊपर दबाव बनाया कि अगर तुम ना माने और तुमने अपनी पत्नी को परेशान करना ना छोड़ा तो तुमको किसी फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दे। तुमको ये एहसास नहीं है कि पुलिस की ताकत कितनी होती है। तमाम तरह से उस महिला के पति को धमकाता है। अब उसका पति न तो अपनी पत्नी को कहीं से रोक पा रहा था, न उसके प्रेमी को, और पिटाई घाते में उसकी हो चुकी थी। उसे धमकी भी दी जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अब जब वो परेशान हो जाता है तो बड़े अधिकारियों से मुलाकात करता है जो उसके परिचित होते हैं और उस मुलाकात के बाद वो घाटमपुर नगर पालिका परिषद में वहाँ भी कुछ अधिकारियों से मिलता है और बताता है कि मेरी पत्नी यहाँ पर पोस्टेड है, मैं उसका पति हूँ और मेरी पत्नी को ये पुलिस वाला फला फला परेशान कर रहा है। और जैसे ही वो उसे सलाह देते हैं कि तुम पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलो और उनसे बात करो, तो उनकी सलाह मानकर पुलिस के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करता है और उस कांस्टेबल की शिकायत करता है। नतीजा होता है कि वो कांस्टेबल सस्पेंड कर दिया जाए। भले ही पति को कुछ दिन परेशानी प्रताड़ना सहनी पड़ी, लेकिन उसने एक निश्चित हल पाया और अपने घर को बचा लिया। और जिस समय पुलिस के बड़े अधिकारी उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर रहे थे तो वो उसे समझा भी रहे थे कि तुमने ये सारा गंदा काम किया है और उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने की भी नसीहत दे रहे थे कि तुमको किन कर्तव्यों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और तुम उसके विपरीत आचरण कर रहे थे। अब चूंकि वो पुलिस कांस्टेबल एक शादीशुदा महिला से प्यार कर रहा था और खुद भी 2 बच्चों का बाप था। हालांकि इस कांस्टेबल ने इस महिला से प्यार करने से पहले एक लड़की से उसे प्यार हुआ था और उसने उस लड़की से प्यार के दौरान कत्ल करके उसका लाश को फेंक दिया था। और इस घटना में लगभग 3.5 महीने का समय जब बीत जाता है तब पता चलता है कि ये तो कातिल है। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन व्यक्तियों को रक्षा की जिम्मेदारी समाज की दी गई है वो आखिर खुद भक्षक हो रहे हैं। और आज की ये कहानी आपको निश्चित रूप से चौंका देगी, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे कातिल की है जो वर्दी में पुलिस के साथ था और अपराध करता था, लेकिन जब वो पकड़ा गया तब क्या हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आयुष। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर, और फतेहपुर का ही एक इलाका लगता है परसड़ा। दरअसल यहाँ एक किसान रहते हैं जिनका नाम होता है बाबू प्रसाद तिवारी और उनकी पत्नी संगीता, बेटा अमित और एक बेटी होती है शालिनी। शालिनी कानपुर में रह रही थी जो बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था और वहीं एक हॉस्पिटल में नर्स। और बाबू प्रसाद तिवारी परेशान थे कि उनकी अपनी बेटी से 2-3 दिन से बात नहीं हो पा रही और जब वो थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जब उनको कहीं पता नहीं लगता अपनी बेटी शालिनी का और उनकी बातचीत नहीं होती है, तो वो सीधा पहुंच जाते हैं बर्रा थाने। और वहां जाने के बाद वो अपनी बात थाने में बताते हैं कि साहब, हम फला फला यहाँ के रहने वाले हैं और जो हमारी बेटी है वह यहीं पर नेशनल हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और कुछ दिन पहले ही उसे कल्याणपुर स्थित एक मेडिकल कॉलेज जहाँ से उसने नर्सिंग का कोर्स किया था वहाँ से इस हॉस्पिटल में नियुक्ति मिली थी। और इस बीच वो हमसे हर रोज बात कर लेती, कभी कभी समय ना होने पर दूसरे दिन बात किया करती थी, लेकिन अब बातचीत नहीं हो पा रही। अब पुलिस ने एक पिता की व्यथा को सुना और सुनने के बाद उनसे कहा कि आप एक प्रार्थना पत्र लिखकर दे दें, और उस प्रार्थना पत्र को अपने पास रख लिया। और इसके बाद उन्होंने बाबू प्रसाद तिवारी से कहा कि ठीक है, हम अपनी तरफ से तुम्हारी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे,
लेकिन आप भी कोशिश करना और हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। घर वाले जहाँ बहुत ज्यादा चिंतित थे, परेशान थे, तो वो ऊब कर हार कर अपने घर वापस पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कहीं कोई कार्रवाई नहीं की और अमूमन पुलिस ऐसे केस में बड़ी लापरवाही से काम ले। लेकिन जब 2 दिन बीतते हैं तो नर्स शालिनी के परिवार वाले एक बार फिर से थाने पहुंच जाते और थाने जाने के बाद अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि साहब, हमने प्रार्थना पत्र दिया था, हमारी बेटी का पता लगा कि नहीं, क्या हुआ, और आपने उसकी कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की है, ना हमारी बेटी शालिनी को कहीं ढूंढने की कोशिश की है। और शालिनी की उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास होती है। एक तरफ परिवार लगातार थाने जा रहा था, अधिकारियों से अपनी व्यथा बता रहा और परिवार वालों का बार बार थाने आना पुलिस को अखर भी रहा था और पुलिस को बार बार परिवार वालों के आने पर गुस्सा भी आ रहा था। अब पुलिस के लोग इन व्यक्तियों से बचने लगते हैं और कहते हैं कि जब तुम अपनी बेटी को संभालने के वक्त पर संभाल नहीं पाए और नहीं संभाला, तो अब हम कहां से तुमको एकदम से ढूंढ कर दे दें और अब तुम हमको रोज परेशान करने के लिए चले आते हो। इस तरह से माँ, पिता और भाई सभी थाने से बेइज्जत होकर वापस फिर घर को लौट आते। लेकिन शालिनी का भाई अमित पुलिस की बातें सुनने के बाद हतोत्साहित नहीं होता, जबकि उसके पिता, माँ उसको खुद को थाने में बुरी तरह से जलील किया जाने लगा था, थाने से भगाया जाने लगा था और यहाँ तक कहा जाने लगा था कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। इस तरह से अलग अलग शब्दों में अलग अलग सिपाही उन्हें टार्चर करते थे और ये बातें सुनकर लाचार माँ बाप परेशान हो जाते थे। क्योंकि उनकी बेटी गायब जो थी, इसलिए उन्हें पुलिस की ये बातें सुनने के बाद बहुत परेशानी या दिक्कत नहीं महसूस होती थी, जितनी बड़ी दिक्कत उनके लिए उनकी बेटी का गायब होना था, जो उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब था। आखिरकार वह सब परेशान होते होते फिर भी बातें सुनने के बाद थाने पहुंचते हैं और थाने वाले उन्हें किसी न किसी बात पर दुत्कार कर, अपमानित कर भगा दिया देते। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे दिन बढ़ते हैं और दिन 2, 4, 6, 10 दिनों में नहीं बल्कि पूरी फरवरी माह का महीना ऐसे ही निकल जाता, लेकिन उनकी कोई एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती। आखिर हार कर लाचार माँ, पिता, भाई उच्च अधिकारियों से संपर्क साधते हैं और संपर्क करने के बाद जब उच्च अधिकारियों से मुलाकात उनकी होती है, तब पुलिस नींद से जागती है। यानी 3 मार्च 2024 को गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती और शालिनी, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल है, क्योंकि वो अचानक से लापता हो चुकी है, उसको पुलिस ढूंढने का अपना काम शुरू कर देती। अब पूरा मार्च का महीना निकल जाता है, लेकिन वो लड़की वापस अपने घर पर नहीं आती है। पूरा मार्च बीत जाने के बाद अप्रैल निकल जाता है और पुलिस अपनी जिस गति से, जिस शैली से काम करती है, उसी शैली से काम कर रहे हैं। और इस शैली के बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि पुलिस वाले हर मामले को अमूमन शिथिलता से लेते हैं। तेजी उन्हीं में बरतते हैं जहां बहुत बड़ा प्रेशर हो या फिर बहुत बड़ी सिफारिश हो या बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, तो पुलिस की रफ्तार तेज हो जाती है और तेज ही नहीं होती है, कई गुना बढ़ जाती है। और यहाँ इस परिवार के पास न पैसा था, न पावर था, गरीब परिवार था, इसलिए पुलिस इस मामले में कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रही। ऊब कर ये परिवार आखिर में डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार से मिलता है। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी बेटी को तलाश करेंगे, हर हाल में उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे। और जब उन्होंने पुलिस को निर्देश देने शुरू किए, तब पुलिस की नींद टूटती है। अब बर्रा थाने की पुलिस ने उस गरीब परिवार की लड़की का जो मोबाइल नंबर था वो लिया, क्योंकि उसके पास 2 नंबर थे। उस लड़की के दोनों नंबरों की सीडीआर पुलिस ने निकलवाई और यह सीडीआर लगभग 1.5 साल की उन्होंने निकलवाई थी। इसके बाद पुलिस ने उस सीडीआर के एक एक नंबर की बड़ी ही गहनता से जांच पड़ताल करना शुरू की कि शालिनी आखिरकार किससे बातें करती थी, कौन कौन उसके दोस्त थे, किससे वो ज्यादा नजदीक थी और किस किस को मैसेज किया कर। पुलिस की कड़ी जांच के बाद उन्हें ये पता चला कि मनोज कुमार नाम का एक कांस्टेबल है, जो कि जिला एटा के थाना जैथरा के मोहल्ला गांधीनगर का रहने वाला है और इसकी पोस्टिंग कानपुर में है। जैसे ही पुलिस की जानकारी में ये आता है, तो पुलिस मनोज कुमार की कुंडली खंगालना शुरू कर
तब पता लगता है कि ये अलग अलग थानों में कानपुर में तैनात रह चुका है और इसी क्रम में उसकी शालिनी से लगातार बातचीत हो रही थी। और शालिनी के गायब होने के बाद इस मनोज कुमार नामक व्यक्ति ने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, कैसी हो, जबकि इसके पहले उसकी खूब सारी बातें उससे हुआ कर, यहाँ तक कि बड़ी लंबी लंबी चैट दोनों किया कर। अब पुलिस को ये देखकर कहीं न कहीं मनोज कुमार पर शक जाता है। पुलिस ने मनोज कुमार को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू, क्योंकि पुलिस ने न केवल इसको हिरासत में लिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए लिया था कि उससे ये पूछ कर जान सकें कि तुम्हारी बातें शालिनी नाम की महिला से होती थी, लेकिन कुछ जानकारी उन्हें नहीं मिलती है। शालिनी गायब होती है और वो बर्रा रह रही होती है और बर्रा से निकलकर वो एटा चली जाती और एटा से अयोध्या निकल जाती। लेकिन पुलिस का शक इसलिए मनोज कुमार पर गहरा गया था कि शालिनी के फोन की लोकेशन के साथ साथ एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम राहुल होता है, जो सचेंडी भीम सिंह के राम सिंह का पुरवा का रहने वाला होता है और वहीं का निवासी है। इसके साथ ही दो और मोबाइल के नंबर होते हैं जो शालिनी के नंबर के साथ ही ट्रेस हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मनोज को एक आध बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो जवाब इधर उधर के देता रहा। पुलिस ने आखिरकार राहुल नाम के लड़के को उठा लिया और हिरासत में लिया, साथ ही उस पुलिस कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई कि शालिनी कहाँ है। और उनसे कहा गया कि देखो, तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी है चीजें हैं वो तुम सच सच बता दो, नहीं तो फिर पुलिस अपनी तरह से पूछताछ करना भी जान, और तुम खुद पुलिस में हो, तुम्हें बुरा लगेगा, अजीब लगेगा। लेकिन मनोज पुलिस को कहीं सीधे सच्चे जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरीके से सख्ती बरतना शुरू की और उससे पूछताछ की तो उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर, और जो कुछ भी उसने बताया वो वाकई में अपने आप में चौंकाने वाला था। दरअसल मनोज कुमार जिस समय पीसीआर के लिए काम करता था, यानी कंट्रोल रूम के लिए काम करता था, तब उसके पास एक दिन कंट्रोल रूम से एक सूचना मिलती है कि बर्रा थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया है और वहां पर जितनी जल्दी हो सके पुलिस को भेज दीजिए। और इस क्रम में मनोज कुमार ही उस घटना स्थल पर जाता है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास, और वहां जाकर वो देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो तत्काल उस लड़की को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां उसका इलाज करवाता है। इलाज करवाने के साथ उस लड़की को घर भेज देता है। पुलिस की यह कार्रवाई मानवता के आधार पर, और ये पुलिस का हेड कांस्टेबल मनोज कुमार इसे पूरी शिद्दत से अंजाम दे रहा था और लड़की की सेवा में भी तत्पर था। ऐसे में इसी लड़की के साथ एक और लड़की होती जिसका नाम होता है शालिनी। शालिनी बर्रा में रह रही थी और उसे गुजैनी के ओ ब्लॉक तात्या टोपे नगर निवासी 50 वर्षीय मनोज कुमार, जो पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल होता है और उसकी सहेली की मदद कर रहा होता है, उससे प्यार हो जाता है। मनोज शादीशुदा है और 3 साल पहले उसकी बर्रा थाने में पोस्टिंग थी और इसी पोस्टिंग के दौरान उसकी नजदीकियां शालिनी से बढ़ जाती हैं और शालिनी एक निजी हॉस्पिटल में नर्स थी। अब शालिनी तिवारी से उसकी दोस्ती बढ़ जाती है तो शालिनी भी इस पुलिस वाले को दिल दे बैठ, दोनों दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। और जिस बात की लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि जिस लड़की की उम्र 24-25 साल हो और वहीं उसके प्रेमी पुलिस वाले की उम्र 50 साल यानी दूनी हो, ऐसे में पुलिस वाले से इस लड़की को यानी इस नर्स को मोहब्बत हो जाती, प्यार हो जाता है और यह भी उससे मोहब्बत कर बैठ। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी ढेर सारी बातें फोन पर मिलने पर किया करते हैं और स्थिति ये हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पा रहे थे। लेकिन पुलिस वाले ने कभी भी शालिनी को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। एक दिन जब इस बात का पता इस लड़की को चलता है तब वो लड़की बड़ी दुखी हो और उस कांस्टेबल से कहती कि तुमने अपनी जिंदगी के तमाम राज इन बीते दिनों में हमारे सामने खोले, लेकिन तुमने हमको ये नहीं बताया कि तुम 2 बच्चों के बाप हो, शादीशुदा हो। तुम एक बार हमें ये बता तो देते तो शायद मैं कोई इस तरह का फैसला नहीं लेती। अब शालिनी ने मनोज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो शादी करेगी तो मनोज से करेगी और हर हाल में करेगी। अगर शादी नहीं
की तो फिर अधिकारियों के पास जाकर पूरे प्रकरण की शिकायत करेगी। अब जब मनोज ने इस तरह की बातचीत शालिनी की सुनी और शालिनी ने लगातार मनोज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया तो मनोज कुमार परेशान हो उठता है और सोचता है कि क्यों ना इस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए वो उसके लिए एक कांटा बन करके उभर रही। अब शालिनी को रास्ते से हटाने की तमाम योजनाएं बनाता है। एक दिन वो अपनी महिला मित्र शालिनी से कहता है कि शालिनी, चलो क्यों ना हम लोग भी अयोध्या घूमने चल और वहां चल करके दर्शन करके आते हैं, क्योंकि तमाम लोग वहां जा रहे हैं इसलिए हम लोगों को भी चल के घूम के आना चाहिए। कुछ इसी तरह का बहाना उसने शालिनी से बनाया और उसे अपनी कार में बैठाकर अयोध्या के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ एक साथी और उसको मिलता है, राहुल, उसको भी वो अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और ये गाड़ी निकल पड़ती है अयोध्या के लिए। लेकिन ये कार अयोध्या की तरफ न जाकर एटा की तरफ चलने लगती। जब शालिनी को कुछ एहसास होता है कि शायद कार का रास्ता बदल चुका है तो अपना शक जताती है कि नहीं, रास्ता भूल तो नहीं गए हो, हम लोग रॉन्ग साइड में जा रहे हैं। उसको ये लोग थोड़ा सा समझा देते हैं कि नहीं, रॉन्ग साइड नहीं जा रहे हैं, शॉर्टकट चल रहे हैं। और इसके बाद मौका मिलते ही गाड़ी के अंदर शालिनी का एक अंगोछे की मदद से गला घोंट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद कानपुर से लगभग 230 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये कांस्टेबल उस लड़की को यानी लाश को जो गाड़ी में पड़ी हुई थी लेकर सीधे एटा पहुंचते। एटा चूंकि इसका गृह जनपद होता है और एटा का ही एक थाना है जैथरा, वहां पर एक लटूरी सिंह इंटर कॉलेज है और उसी के कुछ ही फासले पर एक लगभग 40 फुट गहरा कुआं है जो सूखा हुआ है। वहीं पर जाकर मनोज उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाना चाहता है। जब वो उस कुएं के पास पहुंचते हैं और लाश को कुएं के अंदर फेंक रहे होते हैं तो उसके पहले उनके दिमाग में आता है कि इसके सारे कपड़े उतार लिए जाए। वो उस लड़की के शरीर से एक एक कपड़े को उतार कर गाड़ी में रख लेता है, क्योंकि उनके मन में ये डर था कि अगर मैं कपड़े नहीं उतारूंगा तो हो सकता है कि भविष्य में इन कपड़ों से ही इस लाश की पहचान हो जाए, शिनाख्त हो जाए। तभी तुरंत उनके दिमाग में एक विचार और कौंधता है कि क्यों ना इस लाश का चेहरा बिगाड़ दिया जाए। और ये सोचकर उस लाश के चेहरे पर एक पत्थर से इतनी ज्यादा चोट मारी जाती है कि उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था और चेहरा पहचानने में आना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ये लोग शालिनी की लाश को उस कुएं में फेंक देते हैं। ये वाकया है 18 फरवरी 2024 का और इस घटना के लगभग 10 दिन जब बीत जाते हैं तो वहीं उस कुएं के पास से कुछ राहगीर गुजर रहे होते और उन्हें एक अजीब दुर्गंध सी आती। जब वो दुर्गंध कहाँ से आ रही है जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि कुएं के अंदर से दुर्गंध आ रही है। ऐसे में वो डायल 112 पर फोन लगाते हैं और एसएचओ राजकुमार सिंह को अपनी आशंका बताते हैं। एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं जहां उन्हें महिला की लाश मिलती। अब इस महिला की लाश को शिनाख्त की तमाम कोशिशें की जाती, तमाम थानों में सूचना भिजवाई जाती है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ इस लड़की के माँ, पिता, भाई लगातार थाने में चक्कर काट रहे। उन्होंने एक तहरीर भी दी थी लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। उधर तो 3 मार्च 2024 को जब मुकदमा दर्ज होता है और लाश उससे पहले मिल चुकी होती है, यानी 18 फरवरी 2024 को लाश मिली थी और किसी भी थाने में इसका रिकॉर्ड भी नहीं था कि कहीं से कोई लड़की गायब हो और लाश पहले ही मिल चुकी थी। उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही। शिनाख्त न होने की वजह से इस लड़की के शव का अंतिम संस्कार 72 घंटे बाद लावारिस में हो चुका था। लेकिन अंतिम संस्कार करने के पहले जो भी पहचान मिल सकती थी यानी विसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो सब एटा के जेथरा थाने में रख लिए गए थे। वहीं कानपुर की पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर एक पुलिस वाले को पकड़ा था जो दोषी पाया गया था। अब पुलिस एटा की जेथरा की पुलिस से संपर्क साधती है तो पता चलता है कि लाश तो पहले ही मिल चुकी है। आखिरकार मनोज कुमार हेड कांस्टेबल और उसका सहयोगी राहुल, जो कि उसी पुलिस वाले के ही साढ़ू का लड़का होता है जिसने इस अपराध में राहुल को अपने साथ लिया था, और दोनों ने मिलकर एक लड़की की हत्या की थी। और हत्या सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले तो उसे प्यार किया गया था और प्यार होने के बाद जब दोनों नजदीक आ गए, दोनों के बीच में बताया गया कि फिजिकल रिलेशन भी बने थे,
वो बने थे कि नहीं बने थे, ये तो सारी चीजें पुलिस की जांच में आगे आएंगी। लेकिन नजदीकियां ज्यादा बढ़ चुकी और जब उस लड़की ने ये कहना शुरू किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तब उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए ये कोशिश की गई। और इस अपराध में मनोज कुमार जो पुलिस कांस्टेबल होता है और उसकी पत्नी को जब ये जानकारी मिलती है तो वो भी परेशान रहती है कि उसकी गैरहाजिरी में उसके पति का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि ये सारी चीजें जांच का विषय हैं। कौन कौन व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, कौन नहीं होगा, इन सब का पता तो चल जाएगा। साथ ही इस लड़की के जो माता पिता भाई होते हैं वो मीडिया के सामने बताते हैं कि काश पुलिस ने पहले ही बार में इस मामले को गंभीरता से लिया होता और गंभीर होकर मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो शायद पहली ही बार में हत्यारा पकड़ा जाता। हालांकि ये बात क्लियर नहीं साफ स्पष्ट हुई है कि हत्या 8 तारीख को हुई थी या 9 को, और ये सब चीजें चूंकि जांच चल रही है और हत्या की तारीख अन्य चीजें वो जांच में सामने आएंगी। हालांकि इन्होंने प्लान बहुत अच्छा बनाया था। कानपुर से एटा हत्या की, डेड बॉडी को ठिकाने लगाया, इसके बाद उस लड़की के मोबाइल को अयोध्या में ले जाकर फेंक दिया ताकि पुलिस को यह लगे कि ये लड़की अयोध्या गई है, क्योंकि उस लड़की ने अपनी एक पड़ोस में रहने वाली महिला से एक बैग मांगा था और उससे कहा था कि मैं 3-4 दिन में वापस लौट के आऊंगी, मुझे अपना बैग दे दो जिसमें मैं अपने कपड़े रख कर ले जा सकूं। और ये भी कहा जाता है कि कातिल कितना भी शातिर किस्म का अपराधी क्यों ना हो, लेकिन कत्ल करते समय कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर देता है कि जिससे वो पकड़ा जाता है। और यहाँ कातिल ने गलती की थी क्योंकि वो लड़की से लगातार फोन पर संपर्क में बातें करता था और जब पुलिस ने 1.5 साल की CDR निकलवाई तो आखिरकार कातिल पकड़ा जाता। वो कातिल कभी उस महिला कर्मचारी जो नगर पालिका परिषद में काम करती है उसे सच्चा प्यार करने लग जाता है, तो कभी किसी की मदद करने के लिए जब वो जाता है तब उसे किसी हॉस्पिटल में पहुंचाता है, वहां भी उसको किसी न किसी से प्यार हो जाता है। हालांकि दोनों मामले एक ही जैसे हैं, लेकिन पता ये चल जाता है कि मामले ऐसे जाने कितने होंगे जहां पुलिस कांस्टेबलों ने या पुलिस के लोगों ने अलग अलग लड़कियों के साथ कुछ ऐसी हरकतें की हों। समय रहते इनको रोका जा सकता, इनसे बचा जा सकता है। हालांकि इससे बचने में थोड़ी परेशानी होती है, उच्चाधिकारियों तक जाना होता है। मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये बताना है कि कानून सभी के लिए एक समान, वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, पुलिस वाला हो या बिजनेसमैन हो या आम आदमी। कानून की धाराएं सभी के लिए एक जैसी और वो धाराएं भी पुलिस वाले के लिए वैसा ही काम करेंगी जैसा वो बड़े अपराधियों के लिए काम करते। लेकिन इससे ये सबक जरूर मिलता है कि मनोज कुमार ने अपने साथ साथ 2 बच्चों की जिंदगी खराब की, पत्नी की जिंदगी खराब करी। आखिर उसके बच्चे पत्नी कहाँ जाएंगे, किसको अपना मुंह दिखलाएंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।